नमस्कार सभी को। आज बहुत ही हर्ष का दिन है, सौभाग्य का दिन है हम सबके लिए। आज दुर्गाष्टमी है और कहीं न कहीं नवरात्र समाप्ति की ओर है। आज का महासत्र कुछ इस नवरात्रि विशेष से मिला जुला है। उपवास करें या ना करें, इस पर व्याख्यान होना है। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर शिखा गुप्ता लखनऊ से उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज का महासत्र 221वां महासत्र है, राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में। आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर वंदना करेंगे, जिसमें गणेश वंदना करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करते हुए हाथ जोड़कर। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेशपातं। हथेलियों का घर्षण करेंगे, चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। आज का महासत्र बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है उन सभी के लिए जो नवरात्रि महानवरात्रि में जो है उपवास रखते हैं। कैसे रखना है, क्यों रखना है, नहीं रखना है, इन सब पर आज चर्चा होने जा रही है। तो सभी हमारे फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से जुड़े रहें ध्यानपूर्वक, ताकि विशिष्ट जानकारी आप तक पहुंच सके, आप उसका ज्ञानार्जन कर सकें और आपको इसका लाभ मिल सके। मैं संक्षिप्त परिचय दे देना चाहता हूं डॉक्टर शिखा गुप्ता जी का। नेचुरोपैथ एंड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक, नेचुरोपैथी एंड योग हब लखनऊ। बहुत ही प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के इतना एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे ऐसे सेशन रन कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, और कहीं न कहीं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा पर पूर्णतः कार्य करते हुए इस तरह के हमारे वेबिनार आयोजन में भी कई बार उपस्थित हो चुकी हैं। आज ये फिर एक सुनहरा अवसर मिला है ऋषिकुल योगपीठ को कि डॉक्टर शिखा गुप्ता जी लखनऊ से उपस्थित होकर आज पुनः व्याख्यान करने जा रही हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता जी के पास। धन्यवाद। जी मैम। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले ऋषिकुल योगपीठ को बहुत बहुत मुबारकबाद भी इस बात के लिए कि जैसा कि देवनाथ शुक्ला जी ने बताया कि ये 221वां सत्र है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का जो डेडिकेशन है लगातार इस प्रोग्राम को संचालित करने का, वो काबिले तारीफ है। और हम जैसे जो बढ़ रहे हैं आगे और सेवा करना चाहते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के लाना और उनको मंच देना, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार, साधुवाद और आपको हृदय से प्रणाम। अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये बार बार मंच देने के लिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें, इस प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों को पहुंचा सकें और इनका जो प्रभाव है, जो ग्रेविटी है ना, गरिमा है, उसको बनाए रख सकें। सही रूप में, सही तरीके से लोगों तक इसकी नॉलेज जा सके, ज्ञान जा सके। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है या नहीं पता है, पिछले 3 सालों से मैं ऑनलाइन लगभग बहुत सारे देश विदेश लोगों के साथ एक नवरात्रि फास्टिंग का कैंप लगाती हूँ, जिसका उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूकता भी फैला सके और लोगों को एक सही तरीके से उपवास चिकित्सा की जानकारी उपलब्ध की जा सके। जिसके संदर्भ में हमने देखा कि
बहुत सारे लोग जो जुड़े होते हैं, उनमें से जितना मेरे पास है क्राइटेरिया, उसमें 20-25 लोग मेरे साथ जुड़ करके मेरे तरीके की नवरात्रि साइंटिफिक फास्टिंग करते हैं, वैज्ञानिक उपवास करते हैं। तो अभी तो ये समझते हैं कि आज के उपवास में और वैज्ञानिक उपवास में अंतर क्या है। जो 1-2 शब्द हमने लिए, उपवास आज की दृष्टि में बिल्कुल बदल चुका है। हम सिर्फ या धार्मिक अनुष्ठान को उपवास मान लेते हैं कि हमने बहुत अच्छे से पकाई करी है, पकाई इन द सेंस कि हमने किचन बहुत अच्छा साफ किया है, हमने अनाज को नहीं छुआ है, पर उसके एवज में हमने कितना खराब भोजन पूरे दिन खाया है, इसका एकमात्र भी हमें ये आभास नहीं रहता कि हम कितना खराब भोजन कर रहे हैं उपवास के नाम पे, राइट। तो उपवास का मतलब है कि हम अपने पेट को आराम दे सकें, फास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दे सकें। उल्टा हम खाते तो है ही है रेगुलर इंटरवल पे, प्लस अपाथ्य आहार लेते हैं, मतलब तला भुना बहुत खाते हैं, गरिष्ठ भोजन बहुत खाते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, जो कि हमारा उद्देश्य ही नहीं है उपवास का। वैज्ञानिक तरीके से किया गया उपवास ये कहता है कि शरीर को धीरे धीरे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र को पूर्णतः विराम दे दीजिए। हालांकि विराम तो हर चीज को देना है, वैज्ञानिक उपवास में विराम आपको अपने कार्य को भी देना है, आपके अपने मन मतलब सारी इंद्रियों को देना है, शांत कर लेना है सबको। लेकिन मोटी मोटी तौर पे जो भौतिकतावादी लोग हैं, मतलब भौतिक तरीके से चीजें जो दिख रही हैं, वो है कि अपने पाचन तंत्र पे विश्राम दिया जाए, क्योंकि हमारी गट हेल्थ, हमारा पाचन तंत्र इन सारी चीजों का मिला जुला रूप है। तो जब आप पाचन तंत्र को विश्राम देंगे तो सारी चीजों का विश्राम अपने आप सम्मिलित होगा, है ना। आपने आपकी इंद्रियों पे कमांड भी अपने आप उसमें सम्मिलित होगा। इसीलिए पूजा से पहले कुछ ना खाने का विधान है कि जैसे ही आप उपवास रखेंगे पूजा से पहले, तो आपका जो वायु विकार है, मन विकार है, शरीर का जो लिथार्जीनेस है, मूवमेंट है, वो सब अपने आप शांत हो जाएगा। तो वैज्ञानिक उपवास की एक यह विधि जिसमें पाचन तंत्र को पूरी तरह विराम देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट चाहिए, जिससे कि वो अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से हमें काम कर सके। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई मशीन है और हम उससे लगातार काम लेते हैं, तो हम उसको अगर बहुत गर्म हो जाएगी तो वो फूक जाएगी, अन्यथा वो चलना ही बंद कर देगी, जाम हो जाएगी। तो हम उसको हीट होने के बाद या तो वो ऑटो कट हो जाती है या हम उसे ऑफ करते हैं और उसको ठंडा होने देते हैं और हम फिर से मशीन चलाते हैं। किसी भी मशीनरी को आप इतना कॉन्टिन्यूअस नहीं चला सकते, पर हमारे पेट का ऐसा कुछ मशीनरी सिस्टम है कि हमारी इच्छा शक्ति वहां खत्म हो जाती है, हमारी सारी जागरूकता वहां खत्म हो जाती है। हमारा पूरा धर्म ये कहता है कि हम पूरे दिन चीजों को बनाने में, जैसे पूजा कैसे करनी है तो कहना अच्छा नहीं लगता, पर कर्म कांड योगी हो गए, कर्म प्रधान हो गए हैं, तो हम पूजा के विधि विधानों में, रिचुअल्स में लगे रहते हैं और उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि ये 9 दिन सेल्फ डेवलपमेंट के होने चाहिए। उपवास हमारी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एनालिसिस के लिए होना चाहिए, हमें कंप्लीट रेस्ट में जाना चाहिए। तो वो हमारा कहीं से ध्यान हट गया है, उस पर मैं लाना चाहूंगी। इसको लेकर के हमने कैंप लगाया, 9 दिन लगातार हम 8 दिन लोगों के साथ रूबरू रहे और आज ये मौका मिला तो हमने अगेन यही टॉपिक चुना कि क्यों नहीं हम, चलिए आज अष्टमी है बट फिर भी हम कुछ अगर जागरूकता दे सकें अगले आने वाले टाइम के लिए लोगों के प्रति, तो भी बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया वैज्ञानिक उपवास, जिसमें हम उपवास को वैज्ञानिक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देंगे। अब जानते हैं क्या ये उपवास नवरात्रि में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो नवरात्रि एक समय है जब बनाया गया है कि हमारे 2 समय का ऋतु परिवर्तन का समय है, जिसमें बहुत अच्छी शक्ति होती है, ऊर्जा है और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने का एक बेहतर समय है। तो 6 महीने के अंतर पे दोनों नवरात्रियों के समय ये सबसे उपयुक्त समय है। और 9 दिनों का उपवास, इतना लंबा उपवास अगर हम साल में 2 बार करते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, है ना, कि हम धर्म के साथ साथ अपने शरीर का भी शोधन कर पाए और बिल्कुल ठीक उसी समय कर पाए जब हमारे शरीर को आवश्यकता है।
अब बात करते हैं कि क्या और अदर टाइम पे किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जब भी आपने साल भर में और भी समय पर आपको जब समय मिले, जब आपके शरीर को जरूरत हो, आप तब इस तरह का उपवास कर सकते हैं। पर क्योंकि हमारे विधानों में, हमारी पूजा अर्चना में दुर्गा जी का स्वरूप का उपासना का महत्व है, तो अगर हम नवरात्रि के दिनों में इस उपवास को करते हैं तो निश्चित ही इसका महत्व और इसका जो लाभ है वो 100% बढ़ जाता है। कब करें उपवास? नवरात्रि का उपवास तो हमने ठान ही लिया है कि हम करेंगे, पर अदर टाइम में हम कब करें? जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती हुई दिखे, जब हमें लगे कि हम बार बार बीमार होने लग गए हैं, जब हमें लगे कि हम बार बार छींकने लग गए हैं, हम बार बार सर्दी जुकाम को कैच करते हैं, हम बार बार बुखार आ जाता है, तो जब इस तरह की स्थितियां बनने लगे तो इसका मतलब है खांसी आने लग गई है, कफ जमा होने लग गया है, मुंह में म्यूकस आने लग गया है, नाक में श्लेष्मा आने लग गया है। इसका मतलब हम कार्ब्स ज्यादा खा रहे हैं, मतलब अनाज ज्यादा खा रहे हैं, और उस अनाज को पचाने के लिए हम उतना शरीर से काम नहीं ले रहे, तो हमें उपवास करना पड़ेगा। और हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि हमारा जो कार्यशैली है उसमें कौन सा उपवास सेट होता है। हफ्ते में 1 दिन का, शाम के 8 घंटे का, 12 घंटे का, 14 घंटे का कि 16 घंटे का। हमारे शरीर को किस चीज की उपयोगिता है जिसमें वो मेरा खाया हुआ अनाज पच सके। ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की कार्यशैली अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का मानसिक स्तर अलग अलग है और हर व्यक्ति का शारीरिक वजन भी अलग अलग है। आज आप सभी को मालूम है कि जापानीज साइंटिस्ट, बहुत अच्छे से वो क्लिष्ट नेम मुझे नहीं याद है, हुसुई साहब जी हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है ऑटोफेगी के सिद्धांत के लिए। ऑटोफेगी एक ऐसी साइंस है जिसमें अगर आप बॉडी को खाली रखते हैं, पाचन तंत्र को विश्राम देते हैं, पानी के अलावा कुछ नहीं पीते हैं, तो 12 से 14, 14 से 16 घंटे के उपवास में आपकी वो कोशिकाएं जिनको शरीर की जरूरत नहीं है, जो खुद ही खराब हैं, वो अपनी ही कोशिकाओं का, अपनी ही सेल्स को खा जाती हैं, मतलब भक्षण कर लेती हैं। तो लाइसोसोम्स जो हैं वो खुद ही अपनी सेल्स को खा जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोफेजी का प्रिंसिपल है जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। न जाने कितना नीम, तुलसी ये सब भी खाते हैं, एलोपैथी भी खाते हैं कि हमारे शरीर को ऐसी जरूरत है, हमारे शरीर में अनवांटेड सेल्स, कैंसर सेल्स ये सब डेवलप हो रही हैं, तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। पहले के समय में इतनी सारी विधियां, इतने सारे उपवास का प्रधान चलन इसीलिए था कि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना में बिताते थे और तभी पानी पीते थे। फिर एक मिडिल एज आई जहां पर प्रिंसिपल आया हर 2 घंटे पे मंचिंग करने का, हर आधे घंटे पे मंचिंग करने का, और उसने हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान दिया, सबसे ज्यादा नुकसान दिया। पर वो प्रिंसिपल शायद आप में हैवी मेडिकेशन पे होते हैं तो भले ही काम कर जाए, पर एक स्वस्थ इंसान को वो खराब करने में ही ज्यादा भूमिका रोल अदा करता है। हर तरीके से मन खाने में ही लगा रहता है, तो अब क्या बनाएं। महिलाएं कुकिंग में लगी रहती हैं पूरे दिन, वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाती क्योंकि हर दिन, और आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी और तला हुआ भोजन खा रहे हैं। तो किसी भी मायने में वो हर आधे घंटे या हर 2 घंटे में मील का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ हैवी मेडिकेशन पे चल रहे लोगों के लिए था। इसको सबने ऑप्ट कर लिया, जबकि ये बिल्कुल गलत था। तो ऐसे टाइम पे आपको उपवास करना चाहिए, और उपवास 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे ये आपको डिजाइन करना है। 9 घंटे का साल में, 9 दिनों का साल में 2 बार का उपवास, जो नवरात्रि अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, जिसका फायदा आपको मिलता है। वेस्ट 3 महीने में आप 3-4 दिन का उपवास कर सकते हैं। तो इस तरीके से उपवास की विधियां हमने बताई कि कितनी तरीके का उपवास होता है, जिसको हम आजकल कॉमन वर्ड में इंटरमिनेंट फास्टिंग कहते हैं, है ना, 2 भोजन के बीच का समय। तो 2 भोजन के बीच का समय मतलब बीच में 8 घंटे से 10 घंटे के अंदर ही आप चीजें खाएं और बाकी समय शरीर को रेस्ट दें, जिससे कि आपकी आहार प्रणाली अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है, जो भी कुछ मैं बता रही हूँ, जो लोग भी हैवी मेडिकेशन पे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इंसोम्निया या बहुत थायराइड या बहुत सारी दवाएं खाते हैं, वो एक पर्सनल गाइडेंस में ही उपवास चिकित्सा करेंगे। ठीक है, अब जो उपवास हमने कराया इतने दिनों, वो
किस तरीके से कराया उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो पहले दिन का उपवास था वो हम लोगों ने सात्विक भोजन पे किया। सात्विक भोजन मतलब उसमें एक बार सब्जी थी जिसमें लौकी की सब्जी को भाप में पकाया था। दोपहर में उबला हुआ आलू था जिसमें डीप फ्राई नहीं था, ऑयल नहीं था। दूध और दही जो लोग खाते हैं वो भी था। सुबह भीगे हुए मेवे थे और 2 बार फल था। ठीक है, ये सामान्य आहार जो हम लोग ग्रहण करते हैं ये था। पर दूसरे दिन ही हमने सिर्फ फलों का आहार लिया, मतलब 4 बार 4 तरीके के फलों को खाया गया। कभी कभी कुछ फलों को हमने जो सिट्रस नहीं थे उनको मिक्स भी कराया। तो सिट्रस फ्रूट्स मतलब जैसे मान लीजिए मौसमी है, संतरा है, इनका जूस या इनको अलग से खाया गया। और सेब है, पपीता है, अमरूद है, नाशपाती है, इनको आपने मिक्स भी किया 2 से 3 तरीके का, जिनसे अगर किसी तरह के पर्सनल किसी को एलर्जी है किसी फूड से तो वो कम हो जाए। अगर आप सिंगल पपाया 250 ग्राम खाएंगे तो मे बी आपको लूज मोशन होने लगे या कुछ इरिटेशन डेवलप करे। पर अगर आप पपीते में थोड़ा अनार या केला मिला करके खाते हैं तो नो डाउट आप उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा सिंगल वन टाइम फ्रूट को प्रमोट करती है, मैं भी प्रमोट करती हूँ, पर पर्सनली ये जब मैंने देखा पेशेंट्स को तो अगर मैंने थोड़े मिक्स्ड फ्रूट करके खिलाए और सिट्रस को या वाटरी फ्रूट को अलग रखा, मतलब जैसे खीरा है, खीरे में बहुत पानी है, तरबूज वाटरमेलन बहुत वाटरी है, उसको आप सेपरेट करके खा सकते हैं। ठीक है, उससे पेट भी भर जाएगा। 2 से 3 खीरे पर्याप्त हैं आपके लिए। पर जो सेमी लिक्विड हैं उनको आप 2-3 में मिला सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो 2 से 3 तरीके के फलों को मिलाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा अच्छी तरह बिहेव करता है। ये वो लोग समझ सकते हैं जो सिंगल अमरूद खाते हैं, कभी कभी सिंगल पपाया खाते हैं, तो अगर उसमें वो पोमग्रेनेट या एप्पल मिलाएंगे तो उनको बेहतर फील होगा। फलों की चॉइस हमेशा आपकी अपनी और आपके ठेले पर बिकने वाले फलों से ही होनी चाहिए, बहुत महंगे फलों से नहीं। ठीक है, और मिला जुला के आपको जितने भी फल पर्याप्त है मार्केट में है वो सब लाइए और अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि आप 7 बजे भी फल खा सकते हैं, 8 बजे भी खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खाते, जिन्होंने नहीं खाया है वो नहीं खा पाएंगे, उनके अंदर डर बैठा हुआ है ना। तो जो डर है वो, और आप किसी पर्टिकुलर फल से एलर्जिक भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपनी चॉइस के अनुसार कि भाई हम सेब तो खा सकते हैं पर हम संतरा नहीं खा सकते, तो ऑरेंजेस को आप 4 बजे तक 11 बजे दिन में कवर कर लें, और जो इस तरह के फल हैं, पपीता है, सेब है, उनको आप शाम को 7 बजे कर लें। तो इस तरह दूसरे दिन हमने फलों का फलाहार किया। ठीक है, एक्चुअली हम लोग अन्नाहार ज्यादा हो गए, हर दिन अनाज खाते। फलाहार मतलब फास्टिंग, मतलब या रेस्टिंग या फलाहार। फलाहार मतलब सिर्फ फलों का उपवास। उसमें अनाज कहाँ आ गया, उसमें कूटू की पूड़ियां कहाँ आ गई, उसमें कूटू के पकौड़े कहाँ आ गए, उसमें दही कहाँ आ गया। फलाहार मतलब सिर्फ फलाहार, सिर्फ फलों का आहार। उसको लेने का तरीका ये होता है कि 4 बार 4 तरीके के फल आपने 4 सिटिंग्स बनाई, सुबह 8 बजे, 11 बजे, 4 बजे, 7 बजे। इसके बीच में आपने नींबू पानी शहद पिया और पानी पिया। इसका तरीका ये है कि पानी को सिप कर करके, है ना, पूरे दिन में पीते रहे, थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं पीना है। तो इस तरीके से आपने दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन अब हम फाइबर भी बंद कर देंगे। ठीक है, हालांकि चाय बंद करने से, फाइबर बंद करने से, अनाज बंद करने से थोड़ा मोड़ा किसी किसी व्यक्ति को हेडेक हो सकता है, थोड़ा मोड़ा पेट दर्द हो सकता है, लेकिन वो 2-3 घंटे में कवर हो जाता है। ठीक है, ये उन्हीं को होगा जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस के शिकार होंगे या बहुत ज्यादा खाना खाते होंगे, तो वो 1-2 घंटे में, 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके लिए आप ठंडी पट्टी पेट पर और माथे पर रख सकते हैं। नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को हीलिंग मिलेगी और आपको बेहतर फील होगा। उसके बाद आप 3rd डे पे आएंगे। 3rd डे को फाइबर भी बंद करेंगे तो हम सिर्फ जूसेस लेंगे। इसमें जूस लेने का तरीका है कि 4 बार 4 तरीके के जूस हमने डिजाइन कर लिए। किसी में मिक्स कराया, किसी में नहीं कराया। तो उसमें पाइनएप्पल है, मौसमी है, ऑरेंजेस है, और 2 बार हमने वेजिटेबल जूस रिकमेंड किया, 2 बार फ्रूट जूस रिकमेंड किया, जूस फास्टिंग। तो 3rd डे से लेकर के 4 दिन बीच के सेफ साइड चलते हुए 3rd to 4, 5, 3, 4, 5, 5th डे तक 3 डेज हमने लिक्विड जूस फास्टिंग कराई। लिक्विड जूस फास्टिंग में हमने 2 बार सब्जियों का रस पिलाया, ये भी अपनी चॉइस थी। तो आप गाजर, चुकंदर
और खीरा इस तरह का बना सकते हैं, या ग्रीन जूस में लौकी में खीरा मिला करके, या खीरे में पुदीना, धनिया, नींबू, अदरक मिला के, इसका बहुत बढ़िया स्वाद होता है। तो आप इस तरह का जूस बनाया, और एक बार आपने एप्पल का निकाल लिया, या एप्पल में बीटरूट और आपने कैरेट मिला लिया, सो ऐसे करके पोमग्रेनेट मिला लिया, ऐसे करके आपने 4 तरह के जूस डिजाइन कर लिए। जो लोग मेरे से चाहते हैं तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, जो लोग खुद अपना चॉइस के अनुसार पीना चाहें तो अच्छा है, ठीक। तो इस तरीके के 4 बार 4 तरीके के जूस, बीच में आपने पानी को खूब अच्छा पर्याप्त मात्रा में बढ़ा के रखा, बीच में 2-2 ग्लास पानी, और 1-1 ग्लास बीच में नींबू पानी शहद। इसमें 1 चम्मच शहद और 1 नींबू हमने यूज किया, जिसमें कि सादे पानी में बनाया। कोई पानी को गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मौसम है वैसे ही सामान्य टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिनको एसिडिटी थी उनको मीठे फलों का सेवन करने को कहा, और जिनको डायबिटीज थी उनको मॉडरेट, मतलब ना तो वो बहुत खट्टे हो ना मीठे हो, उनको वो करने को कहा। और सिप कर करके आहिस्ता आहिस्ता इस जूस को पीना है, मतलब जूस को खाना है, पीना नहीं है। तो खाना तो हम तब भी खिला रहे हैं, बस ये है कि हम जूस का खाना पिला रहे हैं। तो जब आप जूस को मुंह में रखेंगे तो आपके सलाइवा से वो मुंह मिक्स होगा, और तभी आप सिप करेंगे। और जब आप पहले सिप का इंटेंशन खत्म भूल जाएं, तब आप दूसरा सिप पिए। तो ऐसे करने से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी, और धीरे धीरे बॉडी उसके लिए सेट हो जाएगी। छठे दिन हमने फिर से फाइबर बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि हमको 9वें दिन अगर हलवा चना खाने लायक बनना है तो हमें बॉडी के सिस्टम को वापस लाना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर कोई चीट मील लेता है, इसके बीच में खाता है, तो उसको जितना फायदा हो रहा है उसका भी नुकसान होगा, उल्टा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, ठीक, इरिटेट हो सकता है, पजल्ट हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर लूज मोशन होगा तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, वो अपने आप 1-2 मोशन में ठीक हो चुका होगा, या आपके टॉवल पैक से या माथे पर ठंडी पट्टी से आपको राहत आएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मेरे को लिखा और नोटिस किया, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, और बहुत सारे लोगों का लो ब्लड प्रेशर, बहुत सारे लोगों की और बीमारियां ठीक होती सी महसूस हुई और ठीक हुई। 7वें दिन हम बोलते हैं कि आप हल्का सा प्रोटीन और हल्की सी सब्जियां ऐड करो। तो एक टाइम लौकी की सब्जी उनको रिकमेंड की, और एक टाइम हमने उनको फ्रूट फाइबर और दही ऐड करवाया। 8वें दिन, क्योंकि आज अष्टमी है, तो हमने उनको थोड़े से पीनट्स खाने को, मूंगफली रोस्टेड और ये सब भी रिकमेंड करने को कहा, जैसे जनरल फास्टिंग रखी जा सकती है, और थोड़े ऑयल को भी ऐड करने को कहा अष्टमी। तो सुबह भी दिन के समय वो कुछ भी ऑयल, जैसे पीनट्स को आपने फ्राई किया उसमें आ गया, मखाने को फ्राई किया उसमें आ गया, और शाम के समय कोई भी ऐसी चीज जो आप जिस तरह से चीला बनाते हैं उस तरह का कोई भी सात्विक आहार आपने लिया, क्योंकि आपके बॉडी और प्रिपेयर हो जाए कल हलवा चना, हलवा पूड़ी प्रसाद खाने के लिए, ठीक है। इस दौरान जो भी लोग फास्टिंग रखें उनको या फिर इस तरह का वैज्ञानिक उपवास बहुत शिद्दत से फॉलो करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए। अगर इस दौरान आप पकौड़ियां खाते हैं या बाहर जाके कुछ खाते हैं, या इनफैक्ट जूस फास्टिंग के टाइम पे आप पीनट्स भी खा लेते हैं, मूंगफली, तो शरीर आपका पचा नहीं पाता, और उसके एवज में आपको बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये थोड़ी सी बहुत सारी खास बातें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगली बार जब जूस फास्टिंग होगी तो हमको बेशक याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार ही कोशिश कर रही हूँ, और मैं शुरू करती उससे पहले ही न जाने कितने लोगों ने मेरे पास मैसेज भेजा, मैम इस बार भी आप हैं ना हमारे साथ। तो बहुत सारे लोगों ने दूसरी तीसरी बार किया, जिनके बहुत सारे कमेंट्स, फीडबैक्स और वीडियोस मेरे पेज पर, जो फेसबुक पेज है HIW होलिस्टिक क्लिनिक का, उस पे आपको मिल भी जाएंगे। सो ये था हमारा जूस फास्टिंग पे हम कैसे धीरे धीरे अपनी बॉडी को लाते हैं, कैसे ले जाते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में कल्प पाए जाते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो आपको दुग्ध कल्प, मट्ठा कल्प, आम्र कल्प, आम पे रख सकते हैं, दूध पे रख सकते हैं, मट्ठे पर रख सकते हैं, और 9 दिन नहीं 120 दिन रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे 21 दिनों तक तो आराम से रख सकते हैं, पर इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए। अभी भी जिन लोगों ने मेरे साथ किया, मैं सैल्यूट करती हूँ उन महिलाओं को, क्योंकि उन्होंने पूरा अपने घर का काम करते हुए किया,
हर घर का व्यक्ति ये कहता रहा होगा कि अरे इतनी साधना की क्या आवश्यकता है ना, थोड़ा बहुत बीच बीच में ये सब भी खाओ जो हम खा रहे हैं। तो मैं जानती हूँ कि फैमिली प्रेशर और जो सोशल प्रेशर है, मतलब जहां भीड़ चल रही है हम उसी तरह से चल पाए, और अगर आपने कुछ अलग करने की कोशिश करी तो सपोर्ट करने की बजाय लोग और ज्यादा परेशान ही करते हैं, चाहे वो आपके घर के व्यक्तिगत मेंबर क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से नहीं पढ़ा, उन्होंने उस तरीके से नहीं समझा, और उनके अंदर वो जज्बा नहीं है कि चीजों को समझ के भी बदल पाए। तो अगर आप हिम्मत दिखाएंगे, करेंगे, क्योंकि कभी तो हमने भी शुरू किया होगा ना, कभी तो हमें भी इच्छा शक्ति डेवलप की होगी, नेचुरोपैथी पढ़ के आए। तो सबसे पहले हमने फास्टिंग करी जब मुझे फीवर आया 104 डिग्री। तो हमने विठल दास मोदी जी आरोग्य मंदिर, जो गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरल थेरेप्यूटिक्स है, वहां के संचालक हैं, वहां पर मैं एज ए इंटर्नशिप करने गई थी। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है फास्टिंग करनी है, उपवास से ठीक करना है कि मेडिसिन से ठीक करना है। तो मैंने कहा बेशक फास्टिंग से ठीक करना है, क्योंकि मैं जो करने आई हूं मैं उसी को सीखूंगी। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार मैं सिर्फ नींबू पानी शहद पे थी, फलाहार भी नहीं, फलों का जूस भी नहीं, जो कि हम अभी डिस्टेंस पे रहते हुए नहीं करा पाते, लोगों को सिर्फ जूसेस पे रखते हैं। सिर्फ नींबू पानी शहद हर 2 घंटे पे मैं पी रही थी, और मैं सिर्फ लेक्चर अटेंड करती थी, आराम करती थी, मिट्टी की पट्टी एनिमा लेती थी। फीवर कब चला गया पता ही नहीं चला, और करीब 7वें दिन धीरे धीरे ऐसे ही फलों को बढ़ाया, फिर थोड़ा जूस बढ़ाया, फिर चीजें बढ़ाई, सब्जी बढ़ाई, फिर जाके अनाज बढ़ाया। तो ऐसा करते करते 9 दिन बीत चुके थे। उसके बाद जब हम घर आए 20 साल पहले, तो भी हम हर नवरात्रि इसकी कोशिश करते रहे। उसमें जो भी हमारे साथ कठिनाइयां आई उनको हम अपने टीचर से पूछते रहे, और वो हमें बताते रहे। उसमें भी अपनी भी हम किताबें पढ़ते रहे और अपना भी ज्ञान हम बढ़ाते रहे धीरे धीरे। तो आज इतनी हिम्मत कर पाए कि इतने सारे लोगों को हमने वैज्ञानिक उपवास कराया, सिखाया, उनको मोटिवेट किया कि कुछ ही कुकिंग की जरूरत नहीं है, आपके पास भी जाने की जरूरत नहीं है, जलाना तो दूर की बात है। ठीक है, तो उन दिनों साधना का ये पर्व है, तो हमारा जितना समय बचे वो उपासना में जाना चाहिए, साधना में जाना चाहिए। साधना मन की चिंतन में जाना चाहिए, जितना हो सके योग निद्रा कीजिए, दुर्गा माँ को धारण कीजिए। धारण इन द सेंस कि हम उनकी छवि को अपने अंदर धारण करें और उसी पर ध्यान करें, तब तो उसका प्रभाव है। और अगर हम भाग रहे हैं, जीवन में भाग रहे हैं, नवरात्रि के दिनों में भी भाग रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि मंदिर जाने का प्रभाव नहीं है, मैं ये नहीं कहती ताली बजाने का प्रभाव नहीं है, कीर्तन का प्रभाव नहीं है, घंटा बजाने का प्रभाव नहीं है। सबके अपने अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट हैं, लेकिन वो उतना ही करें जो आप आत्मसात कर सकें, शांत मन से आत्मसात कर सकें। सारी उस तरह की भीड़ में शामिल ना हो जिसमें सभी भाग रहे हैं। सबका कैलिबर होगा, लेकिन सबका अपना अपना कैलिबर है, और मुझे लगता है कि ये पहले नंबर पे आना चाहिए। पहले मन की साधना, उपासना, धारणा, अपना समय अपने मन पे केंद्रित करना, इंद्रियों पे ध्यान रखना, स्वयं का चिंतन करना, और बिना आग पे पकाया खाना खाना। पहला लाइन, फायरलेस कुकिंग। जितना आप दिमाग लगा लो, भीगा हुआ कुछ भी खा लो। मैंने बीच में रेजिन्स जूस पिलाया। रेजिन्स जूस मतलब 10 किशमिश, 10 बादाम, 2 अंजीर, 2 मुनक्के, 2 खजूर, ऐसा रात में पानी में 200 ml पानी में भिगो दिया, और सुबह उसको ग्राइंड कर दिया, छाना, फिर से थोड़ा और ग्राइंड कर दिया। तो वो 1 ग्लास जो बढ़िया रेजिन्स जूस था उसको आपने सिप कर करके पिया। जूसेस आपकी बॉडी में तेजी से सर्कुलेट होते हैं और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। एलोपैथ डॉक्टर जितना दवाओं से ठीक नहीं करते, उतना आपको ग्लूकोज की ड्रिप पे रख के ठीक कर देते हैं। तो आप स्वाभाविक नेचुरल ग्लूकोज लेकर के रेस्ट पे आइए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। 2-4 लोग हमारे पास जुड़े हुए थे, जितना मैं ध्यान आ रहा है मुझे, बॉम्बे से, और 1-2 और थे नागपुर वगैरह के। उन्होंने अपना टेस्टिमोनियल भी डाला है कि उनको 104 डिग्री फीवर था, घर वाले मना कर रहे थे कि ऐसे में उपवास मत करो, लेकिन उन्होंने किया और एक ही दिन में उनका बुखार कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। ठीक है, तो फीवर मैनेजमेंट एलिमिनेटिव डाइट से होता है, फीवर मैनेजमेंट बॉडी को रेस्ट करने से होता है, फीवर मैनेजमेंट सिप सिप करके पानी पीने से आता है, फीवर मैनेजमेंट ग्लूकोज लाइक अपना नेचुरल हनी, जिसमें सारे के सारे मिनरल्स और विटामिन हैं, उसको धीरे धीरे पीने से आता है। तो उपवास चिकित्सा एंशिएंट नेचुरोपैथी की डिटॉक्सिफिकेशन करने की एक अद्भुत क्रिया है।
जिसमें शरीर रेस्ट पे रहते हुए आपकी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालता है, सारी अनवांटेड जितना आपने अपथ्य आहार ग्रहण किया है वो निकालता है। इसको आप हफ्ते में एक बार फलाहार करके कर सकते हैं। फलाहार मतलब फलाहार, अन्नाहार नहीं। फलाहार का कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। फलाहार मतलब सिर्फ और सिर्फ फल जितने तरीके के मार्केट में हैं, और उसमें फलों में सब्जियां भी आ गई। सब्जी भी फल ही है अगर आप उसे सब्जी की तरह नहीं पकाएंगे। तो जितनी भी रॉ सब्जियां हैं जो आप रॉ खा सकते हैं, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, शलजम है, पत्ते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें फलों की श्रेणी में आती हैं। इनको आप आहार बनाइए, फलों को आहार बनाइए, ड्राई फ्रूट्स को भिगो करके आहार बनाइए, मूंगफली भीगी हुई खा के आहार बनाइए। तो बिना आग पे चढ़ा हुआ खूब दिमाग लगा लीजिए, आंवला है, नींबू है, खूब पीजिए। ना पानी को चढ़ाइए, ना खाने को चढ़ाइए, ना फलों को चढ़ाइए, और फिर आप देखिए आपके स्वास्थ्य में कितना सुधार होता है। और स्वास्थ्य के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो कितनी प्रोडक्टिव हो सकती हैं, कितना अच्छा वो कर सकती हैं, ये आप देखेंगे। जो कि पूरे दिन कुकिंग कर रही हैं जिससे सबका स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना। दिन में 4 बार कुकिंग कर रहे हो आप लोग, कर क्या रहे हो, है ना। तो सिर्फ एक बार, मुझे जैसा मानना है मेरा, सिर्फ एक बार बढ़िया कुकिंग होनी चाहिए और उसमें पूरा फुल मील जो इंडियन मील है वो होना चाहिए। इससे ज्यादा हमारी क्षमता नहीं बची है उसको हजम करने की। उससे ज्यादा आपको सेमी कुकिंग या फायरलेस कुकिंग पे आना पड़ेगा। अदरवाइज जब आप बीमार पड़ते हैं तो एक प्राकृतिक चिकित्सक आपका सारा भोजन काट के ये लिखता है कि आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, कम खाएंगे तो बेशक ठीक हो जाएंगे। इतना न्यूट्रिएंट खा रहे हैं कि कोई भी चीज हमसे छूट नहीं रही। हम अखरोट भी खा रहे हैं, काजू बादाम भी खा रहे हैं, मूंगफली मखाने भी खा रहे हैं, हम जूसेस भी पी रहे हैं, हम ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, हम सब्जियां भी खा रहे हैं, हम सैलेड भी खा रहे हैं, हम चटनियां भी खा रहे हैं, हम ग्रीन जूस भी पी रहे हैं, हम पत्तियों का भी जूस पी रहे हैं। फिर भी पेशेंट कम नहीं है, फिर भी किडनी पेशेंट्स कम नहीं है, कि फिर भी डायबिटीज बढ़ती जा रही है, फिर भी जो सिंपल लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो भी ठीक नहीं। थिंक अबाउट इट, क्योंकि हम रेस्ट नहीं दे रहे। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं सिंपल शब्दों में कि जब हमारा हार्ट धड़कता है लप डप, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि सभी कहते हैं ना नीचे वाला खतरनाक है ना, वो 90 से ऊपर नहीं जाए। अगर 120 ऊपर जाता है तो ठीक है, 160 170 तक। क्यों? क्योंकि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो हार्ट के रेस्टिंग का प्रेशर है। जब हार्ट लप मतलब प्रेशर चाहिए ब्लड को पंप करने के लिए, डप मतलब रिलैक्स, तो उसको भी रिलैक्सिंग प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट है, उसको भी रिलैक्सिंग होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उस समय प्रेशर आया तो वो अगली एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम हर वक्त प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आई एग्री शरीर को फाइबर की जरूरत है, आई एग्री कि जूसेस से बढ़िया सॉलिड फ्रूट होता है, लेकिन ये अपनी विधि है शरीर को रेस्ट देने की, अपने शरीर को डिटॉक्स करने की। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ड्रिप पे ग्लूकोज चढ़वा के ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उस समय रेस्ट पे रहता है, आपके ऑर्गेन्स उस समय रेस्ट पे रहते हैं, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तेजी से काम नहीं करता है, इसलिए आप आधे तो ऑलरेडी ठीक हो जाते हैं। तो आप घर में ही ग्लूकोज की ड्रिप पे रह जाइए एक दिन, क्या दिक्कत है। आपका अपना हनी वाटर है, आपका अपना लेमन हनी वाटर है। जिनको मैंने लेमन हनी वाटर पिलाया ये अपने आप में अद्भुत है। क्यों? क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करता है, ठीक है। प्राकृतिक नमक है नींबू में, और प्राकृतिक शहद है, प्राकृतिक मिठास है शहद में। अगर किसी को शहद से आपत्ति है तो वो खजूर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अगर किसी को नींबू से आपत्ति है तो हमने उसको खीरा और लौकी खाने की सलाह दी, आंवला खाने की सलाह दी, उसमें भी प्राकृतिक नमक है। ये अपना अपना शरीर का कुछ हो सकता है, अपना अपना चॉइस हो सकता है, अपना अपना क्लाइमेट हो सकता है। कुछ चीजें कहीं मिलती ही नहीं है तो हमें उसका ऑप्शन अपने आप को और शरीर को देना पड़ेगा। और हमारा शरीर भी उन स्थितियों की, उन भौगोलिक दिशाओं की समर्पण हो सकता है, मतलब उसके आधार पे हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं।
तो हमें वही चाहिए जो जहां पर हम रह रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को सेट कर लिया है। अब एक बात आती है, क्या करें? ये तो मैंने बताया कि मन का चिंतन करें, दुर्गा माँ को धारण करें, उन्हीं का ध्यान करें, शारीरिक दृष्टि से आहार प्रणाली को, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत करें, डाइजेस्टिव फायर को शांत रखें। ये तो डूज हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि फायरलेस कुकिंग नहीं करनी, आग की तरफ नहीं देखना है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि किचन की तरफ ही नहीं देखना है। हाँ, शायद कभी कोई ऐसा दिन आ पाए कि पूरा पूरा घर उस सात्विक साधना में डुबकी लगाए और पूरा ही घर इस चीज को अपनाए, इस विधि को अपनाए, तो वो जरूर बहुत अच्छी साधना होगी। बट हाँ, जो रह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसको करें, एक्सेप्ट करें और आगे आने वाली नवरात्रि में फिर से हमारे साथ करें। एक जो मिथ है वो ये है स्टारवेशन एंड फास्टिंग में अंतर। बहुत बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि लोगों ने कहा कि भूखमरी आ जाएगी, है ना, ऐसे तो भूखमरी, स्टारवेशन। तो पहले तो फास्टिंग अपने आप में व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए। आप फास्टिंग जबरदस्ती नहीं करा सकते। दवा तो जबरदस्ती खिलाई जा सकती है, पर फास्टिंग जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती। उपवास एक साधना है। स्टारवेशन वो तभी है जब आप किसी के सामने से थाली खींच लेते हैं। अगर कोई अपनी मनः शक्ति से उपवास करता है तभी वो सार्थक होता है। अदरवाइज आप उसे जबरदस्ती ज्ञान देके, जबरदस्ती में कि नहीं तुम्हें नहीं खाना है और छीन लेते हैं, तो वो उतना लाभदायक नहीं रहेगा। और भूखमरी की स्थिति 48 दिन तक अगर आप बिना पानी पिए भी रहते हैं तब शुरू होती है। इसके पहले इन 9 दिनों में या 5 दिनों में जो शरीर में स्टोर्ड अनवांटेड चीजें हैं वो ही खर्च होती हैं, यकीन मानिए। और ये बहुत जरूरी है। लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो कभी खर्च ही नहीं होता, जमा होता रहता है, उसको भी खर्च होने दीजिए। फैट सेल्स को डिसॉल्व होने दीजिए। जैसे जैसे आप ये सिप सिप पानी पिएंगे ना, वैसे वैसे ये जो जर्नी है आपको कंफर्टेबल लगने लगेगी। बस नियम इतना सा है कि आप इसको बीच में ना तोड़ें। इतनी इच्छा शक्ति बनाइए कि ऐसा ना हो कि आपने अगर नवरात्रि के अलावा रखा है तो आप थोड़ा सा कुछ खा लिया, है ना, अरे थोड़ा सा चख लो, एक ऐसे ही चाट लो, मन लग जाएगा। ये तो बड़ी विडंबना है ना मन को लगाने की आजकल, तो वो भी तकलीफ देह हो जाएगी, क्योंकि आपका चावल का एक अनाज का दाना भी ऐसे नहीं पच सकता जब तक उसके लिए पूरी प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो अनाज का एक दाना भी चावल आपके शरीर में जहर का काम कर सकता है और पूरे सिस्टम को वैसे ही परेशान कर सकता है, क्योंकि उसको भी, चाहे वो आप एक चम्मच चावल खाएं चाहे एक दाना चावल खाएं, काम तो शरीर को उतना ही करना पड़ेगा, उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो ये गलत बात है कि आप सोचेंगे अरे थोड़ा ही सा तो खाया था, बाकी तो मैं पूरे दिन फास्ट ही था, या बाकी तो पूरे दिन मैं उपवास ही कर रहा था, या नींबू पानी शहद पे था। अगर आप खाएंगे, देखिए शरीर को ये एक साधना है। आप अगर किसी की बुराइयां करते हैं तो आपको देखना होगा कि वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही मन लगने लगेगा, डेली डेली क्रेविंग होने लगेगी उस तरीके की। अगर आप साधना करने लगते हैं तो आपका मन उसी में लगने लगेगा, अच्छे लोगों की संगति, साधना, भजन में। अगर आप डेली पढ़ने का मन बनाते हैं, जैसे डेली सेल्फ साधना करनी चाहिए ना, वो ही एक अच्छे समय तक पहुंचता है। मैं इतनी बार उपवास चिकित्सा पे बोलती हूँ, फिर भी मैं पढ़ती हूँ, हर बार पढ़ती हूँ। अभी भी मैं लिख रही थी, थोड़ा 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 और अच्छा उसको प्रेजेंट कर सकूं और अच्छा बना सकूं। तो डेली ये जो मन का चिंतन है, जो करता है वो डेली डेली और करता रहेगा और करता रहेगा। तो आप अगर कार्ब्स खाते हैं, अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं तो आप और ज्यादा खाते रहेंगे हमेशा। हर दिन आपका बॉडी डिमांड करता रहेगा। चीनी खाएंगे, चीनी की डिमांड करता रहेगा, नमक खाएंगे, नमक की डिमांड करता रहेगा, इसी तरह फल खाएंगे तो फलों की डिमांड करेगा। सो धीरे 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 आपको इस जो जिज्ञासा है, जैसे डिमांड है जो शरीर की, उसको बंद करना पड़ेगा। और ये आपके करने से आएगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आप
इसको करेंगे वैसे वैसे आपकी आदत पड़ेगी और वैसे वैसे आप बहुत सुकून से इस जर्नी को बिता पाएंगे। अगर सोचेंगे आप आज खा लें कल फिर नहीं खाऊंगा, तो इससे तो आप अपने शरीर को परेशान ही करेंगे और बहुत परेशान करेंगे। तो आपको एक संयम का एक जो है वो धीरे धीरे जाना पड़ेगा। कार्ब्स को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, तभी बॉडी की क्रेविंग खत्म होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह खाया शाम को नहीं खाया फिर खाया। और ऐसा भी मैं नहीं कह सकती कि अपने आप आपको, अगर आपका शरीर काम कर रहा है, वजन कम हो रहा है तो आप खुश हो गए, आप नहीं खा रहे हैं। तो हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, फैट की जरूरत है, मिनरल्स विटामिन की जरूरत है, तो हमारे शरीर को बनने की भी जरूरत है। तो ऐसे में आपको इन सारी चीजों को मिला जुला के बहुत अच्छे से वापस जाना है और बहुत अच्छे से एक नियमता, एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है। तो बैलेंस डाइट पे फिर कभी हम लेक्चर रखेंगे। हमेशा उपवास नहीं किया जा सकता और उपवास जब शरीर की जरूरत है, जब आपको अपने प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने की जरूरत है, इसमें मेटाबॉलिज्म आपका उपापचय कम हो रहा हो तब बढ़ाने की जरूरत है, तो बेशक उपवास करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि मेरा समय हो रहा है और सभी को इसका लाभ मिला होगा। और जिनको भी और भी जानने की जरूरत है वो कमेंट्स में, फेसबुक लाइव भी है ये कार्यक्रम हमारी समझ से, तो उसमें कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जिससे हम समय समय पर दोबारा आने पर या उन क्वेश्चंस को लिख करके आपको दूसरे इसी प्लेटफॉर्म पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको जरूर उन चीजों का आंसर दे सकें। और अभी भी अगर आपके प्रयास देवनाथ जी क्वेश्चंस आए हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अभी तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि ये लाइव चल रहा है ना प्रोग्राम। अच्छा, लेकिन आज का कार्यक्रम ये बहुत ही सुंदर व सराहनीय रहा, क्योंकि जैसा कि अभी नवरात्रि समाप्ति की ओर जरूर है, लेकिन फिर भी लोग उपवास रखते हैं। बहुत सारे लोग साप्ताहिक उपवास रखते हैं, बहुत सारे लोग मासिक उपवास भी रखते हैं कि एक महीने में एक बार रहना है। तो इस तरीके उपवास का एक सिस्टम लोग बना के अपने अनुसार रखते भी हैं। तो उसको कहीं ना कहीं आपका जो आज का जो स्पीच रहा है, व्याख्यान रहा है, ये एक साइंटिफिक लेवल पर है। हमें केवल कह लीजिए कि अपने शरीर को फिट रखने के लिए अपने बॉडी, या कह लीजिए कि लीवर ऑर्गन है जैसे, या डाइजेस्टिंग सिस्टम है, उसको हमें कैसे रिलीफ देना है, आराम देना है, जो मुख्य पर्पज ये है। इस पर्पज से जो है यह व्याख्यान कहीं न कहीं सार्थक होगा। और जो भी ज्ञानार्जन हुआ है आज लोगों का, वो निश्चित है कि इसको बार बार देख करके, क्योंकि हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा और शेयरिंग भी होगी इसकी, तो कहीं ना कहीं ये सभी को बाद में भी देख करके, रिपीट देख करके भी सीख सकते हैं कि हमें उपवास को किस तरीके से रखना चाहिए। तो आज के इस महासत्र के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और पुनः आमंत्रित करूँगा आगे भी इस प्रकार से किसी भी नए टॉपिक के साथ हम जुड़ेंगे और इस तरह जो व्याख्यान और सराहनीय किया जाएगा। तब तक के लिए आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार जी भी हमारे जुड़ चुके हैं, तो मैं अब उन्हें आमंत्रित करूँगा। अनुपम कुमार जी को मेरी आवाज़ आ रही है? शायद नहीं पहुँच पा रही आवाज़, कोई बात नहीं, हम शांति पाठ करेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, हाथ जोड़ते हुए ध्यानात्मक आसन में 3 बार जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। वीडियो को कैसा करेंगे, कोमलता से डिस्कस करेंगे। आज का महासत्र यहीं पर विराम दिया जाता है। कल फिर मिलते हैं नए वक्ता के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। नमस्कार। नमस्कार।